आपको दिख रहा होगा. Now let's revise the next chapter. So till now we have done revision of 11th standard completely. अब 12th standard का start करेंगे. So first chapter is electrostatic. आपको इसका शीट मिल गया है. ट्राई आफ्टर दिस रिवीजन. और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे. फिर दोनों के शीट्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ एवरीथिंग इज ओके वी कैन प्रोसीड. इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो देयर इज क्वांटिटी कॉल्ड चार्ज. हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको क्यू से इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी इंडिकेट कर सकते हो. और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जस्ट लाइक मास. क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मटेरियल को बनाते हैं, उसके पास ही पाया जाता है. प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पाया जाता है. सो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सबके पास चार्ज हो सकता है. ये चार्ज जो है मास से कुछ पॉइंट में डिफर करता है. ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, नट सेल में जीरो चार्ज भी हो सकता है, जबकि मास नॉन नेगेटिव रहता है. फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो चार्ज होता है, अनलाइक मास, ये कंजर्व्ड होता है. चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होता है. दैट मींस किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर होगा. आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए. दैट मींस उस पर कोई भी चार्ज ना तो बाहर से आ रहा है ना ही बाहर जा रहा है. सो टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्ज बराबर रहता है. फर्दरमोर वी हैव डिस्कस कि ये जो चार्ज होता है दैट इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटाइजेशन ट्रू होता है. दैट मींस कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो n इंटू ई के मल्टीपल में होगा. जहाँ पर E minimum charge that can exist in this universe freely, that is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. और यहाँ पर जो n आएगा, n has to be integer. It has to belong to the family of integers. तो ये fraction नहीं हो सकता है. So E के multiple times होगा, integral multiple times आएगा. इसी को quantization कहते हैं. और भी अपने इसका प्रॉपर्टी जो कि मास से अलग है लर्न किया था कि ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है. दैट मीन्स अगर आप किसी भी मीडियम से या किसी भी फ्रेम में जाकर के किसी बॉडी का चार्ज मेजर करते हो, उसकी चार्ज की वैल्यू वही रहेगी, आपके फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है. अनलाइक द केस ऑफ मास डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द फार्मूला गोज लाइक दिस. सो रिलेटिविस्टिक मास, रेस्ट मास अलग अलग हो जाता है स्पीड पर. लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठा करके थ्योरेटिकल पॉइंट और इक्वेशन बना सकता है और आपसे पूछ सकता है. So after understanding the charge, we can talk about the law that's called Coulomb's law. What Coulomb said कि अगर अपने पास दो पॉइंट चार्जेस होंगे, let's say Q1 है, दूसरा Q2 है, उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है. So ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं even though they are not in touch. So ये जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कैटेगरी में रहता है. और इनका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स होता है, they can attract each other or they can repel each other depending upon the nature of these charges. What force they are going to use for that purpose, उसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं. और ये आता है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. People know that better. इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं K Q1 Q2 upon R square. जहाँ पर K कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है. ये 1/4 pi epsilon naught के बराबर है. इसकी वैल्यू रफली 9 into 10 raised power 9 हम लोग ले लेते हैं. यूनिट भी इसकी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट कर सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट को फ्री स्पेस की परमिटिविटी बोलते हैं और उसकी वैल्यू 8.85 10 raised power minus 12 होती है. उसी को यहाँ पे रख करके हम लोग ये निकाल सकते हैं. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखना है. और ये भी याद रखना है कि जो फोर्स होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. मीडियम बदलने पे ये फोर्स बदल जाता है, अपार्ट फ्रॉम दिस चार्जेस एंड ऑल दैट. देन यू नो कि अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे. और फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द along the line joining the two particles होगा. इसको सेंट्रल फोर्स होता है. तो कूलॉम्ब फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. कई बार इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने लगते हैं.
सो लेट्स से अगर कभी आपको ऐसा बोलता है कि दिस इज लेट्स से y एक्सिस, जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज x एक्सिस, और पॉइंट चार्ज बोलता है कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है q1, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर q2, तो लेट्स से इनकी जो लोकेशंस हैं, पोजीशन वेक्टर है, वो अपने को दी गई है। दिस इज r1, दिस इज r2, let's call it an example. और ऐसा बोलता है कि write the expression for Coulombic force on any of the charge, let's say charge q1, q1 पर कितना फोर्स ऐड कर रहा होगा। सो हम लोग क्या करते हैं कि q1 पर निकालने वाले फोर्स को पता करने के लिए q1 से हम q1 पर जो फोर्स आएगा वो q2 की वजह से आएगा ऑफ कोर्स। अब चाहे तो यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन करा सकते हैं दोनों को, ये वाली लाइन अपने को लगने वाली है, और इसमें से किसी तरफ इसकी हम डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी तरफ इसका एरो बना सकते हैं, मे बी कि इस तरफ एरो बनाया, या फिर आप अदरवाइज भी बना सकते हो। सो या फिर लेट्स से इधर बनाते हैं, इट डजंट मैटर, क्योंकि अपने को जो एक्सप्रेशन देना है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने एरो किधर बनाया है, ये आर हो गया। सो हम लोग लिखने वाले हैं जो फोर्स आने वाला है, फोर्स ऑन q1 दैट हैज टू बी k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, r विल बी mod r, यहाँ पर r की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, r1 प्लस r वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू r2 वेक्टर। ये कहाँ से है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू अनदर वन। सो पॉइंट इज r अपने को जो लिखना है वो r2 माइनस r1 लिखना है। सो r का स्क्वायर मतलब r2 माइनस r1 के मॉड का स्क्वायर इनटू द डायरेक्शन, सो दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन लिखना है। q2 की वजह से जो q1 पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में हम लोग दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि अगर q1 और q2 पॉजिटिव हुए या लाइक चार्जेस के हुए तो रिपल्सन आएगा, नेगेटिव हुए तो फिर अट्रैक्शन आएगा। सिंस यहाँ पर q1 q2 इन्वॉल्व है, सो अगर ये लाइक चार्जेस होंगे तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, तो फिर इसकी डायरेक्शन में आएगा। अनलाइक होगा तो एक यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका माइनस कर दोगे तो फिर डायरेक्शन अपनी बदल जाएगी, जो कि अपने को रिक्वायर्ड है। सो इसको हम लोग लिखने वाले हैं माइनस आर कैप। अगर मैंने डायरेक्शन आर की इधर ली होती तो हम यहाँ पे प्लस आर कैप लिखते हैं, और माइनस आर कैप क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस आर कैप इज गोइंग टू बी इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन लगेगी तो ये वेक्टर हुआ, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ये डायरेक्शन बन जाएगी। कई बार इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड वे पे भी लिख के बता सकते हैं, तो अपने को याद रखना है कि दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब अगर q1 q2 सेम साइन के होंगे तो रिपल्सन बन जाएगा, q1 q2 में अपोजिट साइन आएगा तो ये अट्रैक्शन बन जाएगा, जो कि अपने को नीडेड है। और बाकी आप जानते हो कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे, किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो सभी की वजह से फोर्स निकाल करके हम उसको सम अप करते हैं। दैट मीन्स नेट फोर्स अगर कभी कैलकुलेट करना है किसी भी बॉडी पर या पॉइंट चार्ज पर, सो बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, जितने भी चार्जेस होंगे सभी का इंडिविजुअली उसकी वजह से निकालेंगे और एड अप कर देंगे। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। you'll find कि that's quite obvious। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से लिखते हैं। ये सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कुछ दिन पहले। मोरओवर ये जो कूलम्बिक फोर्स है ये भी न्यूटन्स लॉ के फोर्स के जैसा चलता है। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर अपने को फील्ड निकालना है किसी r डिस्टेंस पर, तो उसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, ये E है और E की जो वैल्यू लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी k q अपॉन r स्क्वायर r कैप। अगेन देखिए इसमें r कैप लगा दिया है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। अब q पॉजिटिव आएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, q नेगेटिव आएगा तो ये माइनस r कैप बन जाएगा, तो फिर डायरेक्शन इधर आ जाएगी। सो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इज दिस। एंड यू नो कि एक रिलेशन आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लोगों ने डिफाइन किया था कि दस फोर्स कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर अपने को कभी फोर्स कैलकुलेट करना हो किसी चार्ज पर, तो उस चार्ज पर कितना
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है या फिर वो चार्ज कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, निकाल सकते हैं। सो दैट्स द डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड का कैलकुलेशन किया हुआ है, उनको आपको याद रखना है। तो सब इंपॉर्टेंट फील्ड्स मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे ये बोला जाए कि आपके पास एक लीनियर चार्ज है, मे बी लाइक दिस, इसकी अगर अपने को लेंथ दे दिया गया हो L और इसे किसी A डिस्टेंस पर आपसे पूछता है कि पॉइंट P है, तो P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बाकी इंफॉर्मेशन अपने को पता होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ या इसका टोटल चार्ज क्यों है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मे बी लाइक दिस। सो इफ यू कीप रेडी द फॉर्मूला तो एग्जाम में अपने को इजी रहेगा। सो अगर आपको प्रूफ करना हो तो किस तरह से प्रूफ करते हैं वो भी अपने को आइडिया है। यहाँ से आप x डिस्टेंस लीजिए, x डिस्टेंस पे जाकर एक dx लीजिए, उस dx को dq पकड़िए, उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे तो इधर आएगा, बाकी सबकी फील्ड को ऐड अप कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो E आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी dE। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हम E को हमेशा dE लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, हमेशा नहीं लिख सकते हैं, E को dE वेक्टर वाइज लिखते हैं, लेकिन अगर सभी एलिमेंट्स की डायरेक्शन वही आने वाली है तो फिर हम मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकते हैं। So this can be written only if when the direction of all the DE is going to be same। तो इसमें कोई भी चार्ज एलिमेंट लोगे सबकी डायरेक्शन इधर ही आएगी, तो इसलिए हम लोग उसको ऐड अप कर सकते हैं। So that's going to be an integration k q को हम लोग lambda dx लिख सकते हैं, divide by x and x square। So then after it's solved, it's like k lambda outside integration of x square will become minus 1 upon x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, x की लीस्ट वैल्यू ये आएगी, अपर वैल्यू L प्लस आएगी, तो यहाँ पर हम लोग a लिख देंगे, यहाँ पर L प्लस a लिख देंगे, आंसर आ गया। तो दिस कुड बी रिमेम्बर्ड एज अ फॉर्मूला E इज इक्वल टू k lambda lambda could be written as q by L and it will turn up as 1 upon a minus 1 upon L plus a। so और अब चाहो तो कब प्रूफ भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे फॉर्मूला याद भी रख सकते हो। लेमडा के टर्म में बोलेगा तो इसको लेमडा यूज कर सकते हैं। सो किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसी लाइन का लॉन्ग किसी पॉइंट पर फील्ड कितना होता है उसका फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज निकाले हुए थे, लाइक कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेमडा का, तो किसी भी डिस्टेंस r डिस्टेंस पे जाने पे फील्ड इधर आती है, और इट वाज लाइक k लेमडा हियर 2k लेमडा अपॉन r, ऐसा कुछ प्रूफ किया होगा। फिर सेमी इनफाइनाइट होता है तो उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनाइट का भी एक फॉर्मूला बताया था, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं वो आप याद रख सकते हो। मोरोवर हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में बात किया होगा। अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है एंड इट्स आल्सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, सो इसके सेंटर पॉइंट का फील्ड कितना होता है, सो यू से अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है सिमेट्रिकली डाउनवर्ड आएगा, E की वैल्यू 2k लेमडा अपॉन r आती है। सो ये एक दूसरे में सिमिलर टाइप के होते हैं। फिर क्वार्टर निकालना होगा, क्वार्टर को भी हम लोग निकाल सकते हैं, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, उसके बेसिस पर। और क्वार्टर का आप देखोगे कि जो सेमी इनफाइनाइट वाले केस जैसा आया हुआ था। सो दैट्स फॉर सेमी रिंग, दैट्स फॉर इनफाइनाइट वायर और चार्ज, लीनियर चार्ज। Similarly, we did for mass case, if you remember, then they are very similar and very easy to remember। और भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर अपने पास स्फेरिकल शेल है, अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, r रेडियस है, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना फील्ड आएगा। सो अगेन सिमेट्रिकली डाउनवर्ड आता है, E की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन। इसका भी डेरिवेशन किया होगा,
और इसको लोग याद रख सकते हैं। अगर दूसरा स्फीयर यहाँ से लगा दिया तो टोटल फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो जनरली आपसे हाफ के बारे में बोलेगा, जस्ट लाइक हेमिस्फेरिकल शेल, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि रिंग की एक्सिस पर कितना फील्ड होगा, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेट्स से अगर ऐसा अपने को रिंग दिया जाता है और उसके सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पर अपने से पूछा जाता है, इसकी रेडियस के बारे में बताया जाएगा r, और लेट्स इसका टोटल चार्ज q है। सो यहाँ पर जो फील्ड आती है p पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में बताई जा सकती है, एंड दैट्स लाइक k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। एंड यू आल्सो रिमेंबर कि इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, किस x के लिए होता है। सो e max टेक्स प्लेस फॉर x इज इक्वल टू r/√2, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, दोनों साइड आएगा, इस साइड भी आएगा। ग्राफ भी देखा होगा आपने, कुछ ऐसा जाता है। तो ये मैक्स वैल्यू होती है। ये मैक्स वैल्यू कितनी होती है, x को r/√2 इस पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो मैक्स आती है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, सबने को अच्छे से याद रखना है, और अगर निकालना भी पड़ेगा तो आप निकाल करके बता सकते हैं। आफ्टर रिंग वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डिस्क, और डिस्क के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए अगर ऐसा बोला जाता है कि अपने पास एक डिस्क है और इससे x डिस्टेंस पर अपने को जाना है। सो डिस्क की अपने चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस एंड रेडियस होगा। यहाँ पर जो फील्ड का एक्सप्रेशन आता है दैट इज लाइक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये सारे ड्राइव फार्मूलाज हैं, एंड एट द लास्ट मोमेंट यू नीड टू रिमेंबर, और एक सिनॉप्सिस भी बना सकते हो उसको, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर फार्मूला मैटर करने वाला है। अब आपको x वैल्यू देगा, यहाँ पे रख देंगे, r के टर्म में सिंपलीफाई करेंगे, पता चल जाएगा। इस पे आपने देखा था कि अगर हम r को इनफाइनाइट कर दे तो ये प्लेन शीट हो जाती है, लार्ज प्लेन शीट। जब लार्ज प्लेन शीट हमारे पास आएगी तो फील्ड का एक्सप्रेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाई? बिकॉज r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल नंबर अपने को क्या मिलेगा, 0। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है। चाहे इस साइड आप देखोगे चाहे इस साइड भी देखोगे। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट पूछा जाता है कि अगर अपने पास लेट से कि कंडक्टर है, कंडक्टिंग फेस, सो कैसा बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, लेट से ये फेस है और इधर कंडक्टर है। ये जो फेस है वो बड़ा फेस है, लार्ज फेस है किसी कंडक्टर का, मे बी लाइक दिस, एंड ये मेटल या कंडक्टर कोई हो सकता है, और यहाँ पर चार्ज है। ये लाइन में नहीं है, एक प्लेन शीट है, जैसा कि ये प्लेन लार्ज शीट के बारे में लोग बात की थी, लेकिन ये लार्ज शीट थी और इसमें एक ही फेस है और बाकी फेस में मेटल पाया जाता है, कंडक्टर पाया जाता है। इसकी भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी आपसे बताएगा और पूछेगा किसी डिस्टेंस पर कितना फील्ड आएगा, तो हम बोलेंगे फील्ड इस तरह से जाएगा जस्ट लाइक प्लेन शीट होता है, लेकिन इसकी जो फील्ड का एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पे 2 आता है, इस पे 2 नहीं आता है। उसके लिए रीजन क्या है, आपने सेंस रिवाइज कर लिया होगा तो आपको ये 1 मिनट में प्रूव करके देख लेते हैं और रिकॉल करा देते हैं। ये भी सिग्मा है तो इसमें दोनों तरफ चार्ज रहता है, इसके एक ही तरफ चार्ज है। जब आपने इसको प्रूफ किया था कुछ ऐसा प्रूफ किया होगा, वी स्टार्टेड लाइक दिस कि एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर ई होगा, सो यहाँ पर भी ई होगा, क्योंकि बराबर डिस्टेंस हम लोगों ने लिए। इसका एरिया ए लिया है तो इसका एरिया लिया है, और गॉस लॉ अप्लाई किया होगा। गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स। सो आप देखोगे ई इंटू ए का फ्लक्स यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी ई इंटू ए का फ्लक्स जाएगा, तो ट्वाइस ई ए गया, और टोटल चार्ज सिग्मा इंटू ए होता है, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल हो गया तो फिर ये आंसर आ जाता है। आपको पता है कि कर्व सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाता है, तो वो सारा कुछ कैलकुलेट किया था। सेम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर जब गॉसियन सरफेस लोगे तो आप ऐसा गॉसियन सरफेस यूज कर सकते हो, और इसका भी एरिया ए लिख सकते हो। तो गॉसियन सरफेस बोलेगा टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस। गॉस लॉ आपने रिवाइज किया होगा, अदरवाइज आपको याद होगा, अदरवाइज हम लोग थोड़ी देर में इसको देखने वाले हैं। ये फ्लक्स बताएगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो ई इंटू ए जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ई 0 होता है,
मेटल के इनसाइड ई 0 होता है तो इसमें फ्लक्स केवल ई इंटू ए का आएगा, इस पॉइंट से नहीं आएगा और कर्व सरफेस से भी नहीं आएगा। तो ई इंटू ए विल बिकम सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा। सो जब कभी ऐसा बोलता है कि मेटालिक फेस से कितना फील्ड आता है, तो अपने को याद रखना है कि दोनों में अंतर है। कंडक्टिंग फेस, और फेस कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। दैट मीन्स लार्ज प्लेट जैसा काम करना चाहिए, लार्ज सरफेस जैसा काम करना चाहिए। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में डिफरेंस अपने को समझना होगा, क्योंकि वो यहीं पर आपको ट्रैप करा सकता है। कभी प्लेन शीट की जगह लार्ज फेस बोल देगा और फिर दोनों ऑप्शन देगा, तो अपने को राइट ऑप्शन पता होगा। सो वी गॉट टू नो कि शीट का, ग्लास शीट का, डिस्क का, रिंग का, वायर्स का सिमिलर टाइप आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा हुआ था। इसके अलावा इसके बाद जो आता है वो स्फीयर्स के बारे में आता है। आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास स्फीयर्स हैं, लेट्स से सॉलिड स्फीयर है, तो अपने को इनसाइड कितना फील्ड मिलेगा, यहीं पे लिख देते हैं इनसाइड। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, रेडियस आर है, तो के क्यू आर अपॉन आर आता है। आउटसाइड कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है। ग्राफ कैसा दिखता है, ई वर्सेस आर। सो जैसे कि ग्राफ को अगर प्लॉट करोगे तो इट्स लाइक कि स्ट्रेट लाइन लीनियरली जाएगा एंड देन 1 अपॉन आर स्क्वायर का आ रहा हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है। और मैक्सिमम फील्ड वगैरह कहाँ पर होती है वो सारा कुछ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये आउटर सरफेस है और ये सेंटर है, ऑब्वियस है। अगर ये आपका स्फीयर सॉलिड ना होकर के हॉलो, सो वो आर क्यूब रहता है ना। ये आर क्यूब, ओके मिस कर दिया, सॉरी। डायमेंशनली भी अपने को आर क्यूब लिखना था, के क्यू अपॉन, हाँ के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। सो डायमेंशनली और ये वैलिड रहेगा। हाँ, सो हॉलो के पास आते हैं। हॉलो अगर स्फीयर अपने पास, तो इनसाइड में फील्ड अपने को 0 मिलता है, आउटसाइड का फील्ड जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज होता है। तो इसका भी ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनी टाइम इट हैज आस्क्ड कि ग्राफ कैसा बनता है, प्लॉट करके बताइए, कौन सा ग्राफ किसका होगा वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और इसमें भी फील्ड जो मैक्स होती है जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री होती है, जस्ट आउटसाइड होती है। तो इसमें जस्ट आउटसाइड, जस्ट इनसाइड आपसे पूछ सकते हैं। तो जस्ट इनसाइड 0 होगी, जस्ट आउटसाइड सडनली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर। तो डिसकंटिन्यूटी है। और पिन होल बना करके आपसे सरफेस पे भी पूछ सकता है, तो एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आपको पी पॉइंट पर पूछेगा तो हम बोलेंगे ईपी की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी एवरेज ऑफ द टू, 1 + 2/2। 1 0 होता है, 2 के ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अपने पास वेरी सिमिलर टू द ग्रेविटेशन केस। एक डिफरेंस होता है ग्रेविटेशन से यहाँ पर क्लिक। अगर ये जो हमारे पास स्फीयर्स हैं, यहाँ पर स्फीयर को हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग लिया है, नॉन कंडक्टिंग, तभी आंसर्स हैं। अगर आपसे बोलता है ये कंडक्टिंग हो गए, कंडक्टर के बने हुए हैं, तो क्या सॉलिड का यही आंसर रहेगा, हॉलो का यही आंसर रहेगा, या किसी का बदल जाएगा? देन विल फाइंड कि जो सॉलिड है ना उसका सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो सॉलिड के भी यही आंसर हो जाएंगे। Solid will behave like a charge having only on the surface, that means hollow shell or spherical shell. तो हम इस तरह से बता सकते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टर दोनों में डिफरेंस रखना है, और कंडक्टर होते ही सॉलिड स्फीयर विल बिहेव लाइक स्फेरिकल शेल फॉर चार्ज पर्पस, फॉर फील्ड पर्पस। सो ये स्फीयर्स के फील्ड्स के बारे में हो गया। और भी आपने जो फील्ड्स कैलकुलेट की होंगी उनको आप रिकॉल कर सकते हो। इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, हम लोगों ने क्लास में भी किया होगा। किसी एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से कंडक्टिंग एक पोर्शन को रिमूव कर दिया गया, इट्स इसका डेंसिटी रो था, चार्ज डेंसिटी, और रेडियस आर था। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ओ प्राइम है। इस डिस्टेंस को कुछ डी बोल सकता है। यहाँ पर कोई पी पॉइंट ले सकता है कैविटी के इनसाइड में, तो उस इनसाइड वाले फील्ड पॉइंट पर कितना फील्ड आता है, कैसा फील्ड आता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, और मे बी 0 कांस्टेंट, और व्हाट।
तो इस तरह की लैंग्वेज रखता है। तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि पी पॉइंट आप कहीं भी लो फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर वही आता है। इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। और फील्ड एट पॉइंट पी, ये स्फीयर है और वो कैविटी है। तो फील्ड एट पॉइंट पी अगर आपको याद है कुछ ऐसा निकला होगा, रो टी डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब डी वेक्टर पे डिपेंड करता है और डी वेक्टर ओ से ओ डैश की तरफ बनाते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, जिसका मतलब ये यूनिफॉर्म होती है। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी फील्ड की, तो जो डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर है वही इस तरह से फील्ड लाइंस हम दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्म। फिर आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। हम लोग जानते हैं फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, तो वर्क डन 0 आएगा। अगर पैरेलल चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी डी डायरेक्शन। सो अंदर फील्ड वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, और इस बात पे डिपेंड करेगी ओ प्राइम कितनी दूरी पर है, और डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इस आर पे डिपेंड नहीं करेगा कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या था। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वी शुड रिमेंबर एज अ रिजल्ट, और उसके क्वेश्चंस हम लोग डील कर पाएंगे। प्रूफ हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, सो इफ यू वांट यू कैन गो बैक टू दीज दोज लेक्चर्स जो आपके पास रिकॉर्डेड है, एंड यू कैन सी हाउ वी अचीव दैट। सो इस तरह से हम लोग बहुत सारे केसेस की फील्ड निकाल सकते हैं। इसी का एक और वर्जन कुछ ऐसा आपसे पूछ सकता है कि एक ये स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर, ये दोनों आइडेंटिकल है और ये स्फेरिकल रीजन्स है। ये रो चार्ज डेंसिटी का था, ये माइनस रो डेंसिटी का था। What happened? Oh. गया हो गया। एनीवे यहाँ पे बना देता हूँ। सो एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर है, स्फेरिकल रीजन्स है, एंड लेट्स से दिस हैज अ डेंसिटी रो, दिस हैज अ डेंसिटी माइनस रो। इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है। यहाँ पे कोई P पॉइंट कैच करेगा, बोलेगा P पॉइंट पर बताइए कैच चल रहा है। तो आप इफेक्टिवली देखोगे ना, ये जो रीजन है इसकी डेंसिटी रो और ये जो भी रो है और माइनस रो मिला करके 0, यानी कैविटी जैसा काम कर रहा है। तो फील्ड एट P is going to be uniform, that we can claim, and non-zero। यूनिफॉर्म तो होगी और नॉन जीरो भी होगी। और कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलर टाइप का फॉर्मुलेशन आएगा जैसा भी लोगों ने देखा था। स्फीयर्स की वजह से ये स्फेरिकल रीजन्स थे, स्फेरिकल रीजन्स। नाउ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद रहता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई पार्ट पूछ लेगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो अपने को आंसर देने के लिए रेडी रहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पड़ा हुआ था, तो दोनों को रिवाइज भी हो जाएगा और सिमिलर टाइप की स्टोरी है। डेफिनेशन में कुछ इस तरह से बोलते हैं, electrostatic potential is equal to work done by the external agency in bringing a unit charge from infinity to the point we require, and this transition should be very slow। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी r डिस्टेंस पर अपने को निकालना है तो अल्टीमेट फार्मूला कम्स आउट टू बी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गोइंग टू बी q अपॉन r, दैट्स ऑल। ये स्केलर नंबर होता है, इसको स्केलर फील्ड भी बोलते हैं। तो इसके किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए सभी को हम लोग सम करेंगे, नंबर वाइज सम करेंगे। Q प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। तो आपसे ऐसा बोल सकता है क्या पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, यस। क्या पॉजिटिव हो सकता है, यस। क्या जीरो हो सकता है, यस। सिमिलरली फील्ड के बारे में भी बोल सकते हैं, फील्ड में हमारी जीरो भी आ सकती है, लेकिन फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन हमारी बदलती रह सकती है, डायरेक्शन को हम अलग से शो कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी की वजह से अगर कभी अपने को पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी क्यू, उसकी वजह से ये डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे डीवी लिखते हैं, डीवी की वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर हो जाती है। तो पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डीवी को। ये इंटीग्रेशन हमारे लिए काफी हैंडी होता है। तो आंसर आता है के डी क्यू अपॉन आर। अगर सारा का सारा चार्ज उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो आर को हम बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन्स अगर आर कांस्टेंट है तो आंसर के क्यू अपॉन आर जैसा बन जाता है। पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। फिर अगेन अपने को याद रखना कि पोटेंशियल्स अलग अलग बॉडीज के क्या होते हैं। जैसे मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, रिंग का पोटेंशियल क्या होगा, स्फीयर के पोटेंशियल्स क्या होंगे,
वायर्स के पोटेंशियल्स क्या होंगे, तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपसे बोलता है कि हमारे पास ये रिंग है और इसके सेंटर से हम x डिस्टेंस पर है, ये रिंग के पास चार्ज q दिया गया, रेडियस आ रहा है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा। सो आप देखोगे इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे k dq अपॉन r, जहाँ पर r किसी भी एलिमेंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा चार्ज का। आप देखोगे सारे पॉइंट के लिए r कांस्टेंट हो जाएगा। सिंस r कांस्टेंट हो गया तो इसका आंसर आएगा kq अपॉन r। r की वैल्यू को हम लोग रीराइट कर सकते हैं, kq, r को अगर लिखना चाहें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। अगर आपसे बोलता है कि सेंटर पे कितना आएगा तो kq अपॉन कैपिटल r आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर इसका पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं और अपने पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कुछ और फॉर्मूलेज अपने को रिकॉल रखने होते हैं कि जैसे स्फीयर वाला हम लोगों ने केस किया था, दो स्फीयर, एक बार शेल एक बार सॉलिड। प्लेट से हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और ये हमारे लिए शेल है। सिंस ये शेल है तो इसके इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा। आउटसाइड पे पोटेंशियल होता है जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज होता है एट द सेंटर। इनसाइड कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सो ग्राफ कैसा दिखेगा, v वर्सेस r। We have drawn them n number of times, so by now you must be comfortable कि क्या चल रहा है। ये कांस्टेंट जाता है और ये r के बाद 1 अपॉन r से बाहर आता है। ऐसा बना करके आपसे पूछ लेगा कि किसके पोटेंशियल को कर्व को बता रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर में आते हैं, अगर ये सॉलिड स्फीयर है then you'll find कि आउटसाइड का पोटेंशियल जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज होता है kq अपॉन r। इनसाइड का पोटेंशियल कुछ लेंथी टाइप का होता है kq अपॉन ट्वाइस r क्यूब विद इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है, ये जो इनसाइड वाला है उसको अपने को याद रखना चाहिए क्योंकि इसके पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थोड़ा सा टफ भी है और इजी भी है। सो r डिस्टेंस के बाहर का ग्राफ एग्जैक्टली वैसे जाएगा। सो इनसाइड में कैसा जाएगा, तो आप देखो सेंटर में 3/2 होता है और यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये कुछ ऐसा आता है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। सो ये पैराबोलिक है और ये हाइपरबोलिक है और सेंटर का पोटेंशियल अपने को मिल जाएगा 3kq अपॉन r, जबकि सरफेस का होता है kq अपॉन r। तो आपसे जनरली पूछ लेता है सरफेस और इस सेंटर में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस होता है या कितना रेशियो होता है। यहाँ पर 2 रहा होगा, 3/2 होता है और ये kq अपॉन r होता है। सिंपली क्या करना है, सेंटर के लिए r को 0 रख देना है और स्मॉल r को, सरफेस के लिए स्मॉल r को कैपिटल r रख देना है, अपने को आंसर मिल जाता है। सो ये दोनों ग्राफ्स फॉर्मूलाज होपफुली आपने कई बार रिवाइज किया तो अपने को याद होगा। सो पोटेंशियल हो गया और फील्ड हो गया, तो फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। E एंड V में क्या रिलेशन चल रहा है, V स्केलर है। सो एक पता हो तो दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर अपने को V कैलकुलेट करना, पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ 2, potential difference basically. So we start like 2 to 1 E dot dr। अगर हमारा 2 रेफरेंस है तो रेफरेंस होने के बाद हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल केस में v इज इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया है तो माइनस इन्फिनिटी टू r वट एवर द पॉइंट वी आर चूजिंग E डॉट dr। और अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फिर इसको यूज कर लो। अभी आ गया होगा वापस। एनीवे एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन के लिए अगर अपने को v पता हो, e कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो e की वैल्यू माइनस dv बाई dr लगा देते हैं 1d केस के लिए। लेकिन अगर 3d में है तो हम लोग इसको जानते हैं कि लगाते हैं माइनस डेल v अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z k कैप। यू रिमेंबर दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हम तब लगाते हैं जब हमारा v x y z तीनों में वेरी कर रहा हो, दो में वेरी कर रहा होगा तब भी ये लगाएंगे, और सिंगल डायरेक्शन होगा तो इसको लगा सकते हैं। ये प्रॉपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देता है और इसमें अपने को पता है डायरेक्शन किधर रहेगी तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से।
सो अगर अपने को v पता है e कैलकुलेट करना है, वी विल यूज दिस इक्वेशन, और अगर e पता है v कैलकुलेट करना तो उसको यूज कर सकते हैं। इस पर भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछा करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी इससे कि इसके बेसिस पर कि e की डायरेक्शन क्या होती है। e की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में v सबसे ज्यादा डिक्रीज कर रहा होता है। और हम लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट लिखे थे कि अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल, अगर हम लोग फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, अब ऐसे देख लो अगर ये है और फील्ड हमारी ये होती है, तो जब हम इधर आते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। और यहाँ से ये बोलता है कि फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज कर रहा हो। अगर डिक्रीज करने के कई सारे डायरेक्शन होंगे तो मैक्सिमम डिक्रीज की डायरेक्शन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Direction of E is in the direction in which the potential decrease is max. So इस पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एक पता होगा, दूसरे के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। इसी के बेसिस पर हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? से कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आप स्लोली लेकर के आते हो, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, और अल्टीमेटली ये निकल करके आता है दिस इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो पॉइंट इज, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देने से पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है। और सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट अपने पास Q1 अगर Q2 का दिया गया है, पेयर ऑफ चार्जेस r डिस्टेंस है, तो इसके पास कितना पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी होगी वो अपने को याद रहती है, k Q1 Q2 अपॉन r। इसको यूज करके मल्टीपल चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लोग निकाल के बता देते हैं। अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल चार्ज सिस्टम, कई बार आपसे ये बोल देता है कि अपने पास स्फीयर है, और ये भी एज ए रिजल्ट अपने को याद रखना है। अगर अपने पास स्फीयर्स हैं, लेट्स से शेल है, और इसके पास Q चार्ज है, रेडियस r है, तो इसकी भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी, और दैट कम्स आउट टू बी kq स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके पास कितना सेल्फ एनर्जी होगा, 3 kq स्क्वायर अपॉन 5r। सो दिस रिजल्ट्स वी हैव प्रूव्ड, और अपने को याद रखना है। एग्जाम में कई बार देखा गया कि वो डायरेक्टली पूछता है कि सॉलिड स्फीयर है तो बताइए उसके पास कितना टोटल सेल्फ एनर्जी रही होगी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा। 4 ऑप्शन देगा तो राइट ऑप्शन अपने को कैच करना है। Since they are important for us, they are easy, that's why we are counting them. So इसके अलावा और पोटेंशियल एनर्जी में कभी आपसे कुछ पूछता है तो अपने पास एक और जनरल फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। वी का मतलब वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम। सो हम एक एलिमेंट लेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, और उसका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे स्पेस पर। टोटल जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिकली, वो अपने को पता चल जाती है। और आपको पता है कि ये जो टर्म होता है उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, तो उसी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिफरेंशियल एनर्जी आ गया, इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल एनर्जी आ गया। सो ये भी एक तरीका है जिससे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अरेंजमेंट की, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो। यस, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, either it will be giving you to electric fields। और dv कैसे लिखा जाता है, यू नो, एरिया इनटू थिकनेस, और अगर सरफेस सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है तो 4 पाई r स्क्वायर dr, और जैसी भी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग dv लिखना जानते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाती है। इसके इतना सारा कुछ आपने ग्रेविटेशन में देखा था, सिमिलर टाइप का चल रहा था। जो नया पॉइंट आता है इसमें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, और ये भी एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वन क्वेश्चन यू कैन थिंक ऑफ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको मिल जाएगा। सो अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना मेन पर्पस हो जाता है। लेट्स से ये डाइपोल है, डाइपोल डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगर कभी डाइपोल आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे Q इंटू डी से डिफाइन किया जाता है। Q चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, दोनों पास पास रखे गए होंगे, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोल देते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस d होता है, और d को हम माइनस Q से प्लस Q की तरफ लिख करके रखते हैं।
ना अगर ये अपने पास डाइपोल रखा है तो अपना फंडा ये कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन मेजर करना होगा तो मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एरो की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा मेजर करते हैं। सो लेट्स से इस पॉइंट का नाम ए है। बेसिक रिजल्ट्स पोटेंशियल एट ए अपने को याद रखना है के पी cos थीटा अपॉन r रेज टू पावर n। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि n की वैल्यू बताइए। वी नीड टू नो कि n क्या होगा, दैट मीन्स कितनी पावर जाने वाली है। सो यू विल गेट टू नो कि इसकी पावर 2 जाती है क्योंकि p के साथ भी एक लेंथ आता है तो नीचे भी एक एक्स्ट्रा लेंथ आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू आल्सो नो कि इसके हम कंपोनेंट कर लेते हैं एक रेडियल डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंड दैट इज कॉल्ड ER, दैट इज कॉल्ड E थीटा। ER का अपना एक्सप्रेशन होता है ट्वाइस KP cos थीटा अपॉन r क्यूब, यहाँ पर क्यूब आता है माइंडेड। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यू नीड टू प्रैक्टिस देम एन टाइम्स without looking at this notebook, then match whether you are writing proper थीटा को थीटा ही लिख रहे हो, r को r लिख रहे हो और साइन थीटा कॉस थीटा में मिक्स नहीं कर रहे हो, 2 किसके साथ आता है किसके साथ नहीं आता है। माइनर पॉइंट्स होते हैं वो प्रैक्टिस से अपने को याद आ जाते हैं। फिर आप जानते हो कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो समवेयर बिटवीन आता है, इसको आप रिजल्टेंट ई बोल लेते हो। ये एंगल अल्फा पता कर लेते हो। यू मस्ट बी नोइंग कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, हाफ tan थीटा होती है। याद रखना कि अल्फा यहाँ से मेजर किया गया, दिस बाय दिस आएगा तो ये 2 आ जाएगा तो दैट विल बी हाफ। और ई का अपना एक्सप्रेशन निकल के आता है एज अ रिजल्ट कि पी अपॉन आर क्यूब कॉमन रहा है और 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बन जाता है। ये सारे रिजल्ट्स आपके कॉपी में हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस एंड रिमेंबर। वंस यू डू सो तो अपने को इस पॉइंट पर टोटल फील्ड पता चल जा रही है और टोटल पोटेंशियल पता चल जा रहा है। तो डाइपोल से आने वाली फील्ड पोटेंशियल हम बता सकते हैं। एक डाइपोल से मल्टीपल डाइपोल्स होंगे तो सभी की वजह से हम उसके कंपोनेंट्स वाइज निकालेंगे, फिर वेक्टर वाइज उनको ऐड अप कर देंगे तो रिजल्टेंट फील्ड अपने को पता चल जाएगी। सो देयर इज फेयर चांस कि वो आपको 2-3 डाइपोल दे दे और आपसे किसी पॉइंट पर फील्ड पूछे। तो हर एक के लिए हम लोग ये स्टोरी लगाएंगे और फिर उसको वेक्टोरियली सभी वेक्टर्स को कंपोनेंट्स को हम लोग ऐड अप कर देंगे। ये तो हुआ कि डाइपोल की खुद की फील्ड और पोटेंशियल्स क्या होते हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो भी रिजल्ट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया होगा और एक डाइपोल दिया गया होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल कैसे बिहेव करता है। सो फोर्स कितना लग रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि फोर्स 0 लग रहा होता है इफ ई यूनिफॉर्म है। सो अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखते हो तो फोर्स 0 आता है क्योंकि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो नलीफाई हो जाता है। लेकिन इस फोर्स की वैल्यू आती है -P डॉट डेल ई अपॉन डेल आर। और ये कब आती है, जब ई नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पता है और फोर्स पूछा जाए तो डाइपोल पे लगने वाले फोर्स कितना होगा, डाइपोल और उस पॉइंट पे जो फील्ड होगी उस फील्ड को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यू नो पार्शियल डिफरेंशिएशन, या बिकॉज यू नो कि ई में थीटा और आर दोनों आते हैं तो हम ई को हम डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में और अपना फिर सॉल्व हो जाएगा। फिर अपने को चाहिए था टॉर्क। सो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, P क्रॉस E। यू नो दैट P क्रॉस E बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज P डॉट E। कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है, कितना पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होता है कितना मेन होता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने बात किया था। जैसे कि अगर आपसे ऐसा बोलता है कि एक P की डायरेक्शन है ये E की डायरेक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो आप देखोगे 180 डिग्री है। सो PE के बराबर पोटेंशियल एनर्जी आएगी और ये जो PE है मैक्स है, इसका मतलब अनस्टेबल सिस्टम आएगा। इक्विलिब्रियम है या नहीं, तो टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा पैरेलल वेक्टर्स से। फोर्स 0 है यूनिफॉर्म दे करके, सो फोर्स 0 टॉर्क 0, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब है, उसमें स्टेबल कब है अनस्टेबल कब है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ इन 3 फॉर्मूला से निकालते हैं। मोस्टली आपको यूनिफॉर्म देगा तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। सर यस सर वो मतलब जैसा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसकी इसमें साइन कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा।
पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर को हम नंबर जैसे ट्रीट करते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? माइनस पी। जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं ना, उसमें हमेशा हम साइन के साथ यूज करते हैं, और जब वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो अगर कभी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करने की बात करें तो आप बोलोगे वी कांट कंपेयर, फिर मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होगा, देन यू ऑलवेज टेक द मॉड वैल्यू। और स्केलर क्वांटिटीज में जैसा भी साइन के साथ जो नंबर आता है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, और वैसे भी आप देखो ना, P मैग्नीट्यूड है, E मैग्नीट्यूड है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, माइनस बाहर लगाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो हमेशा प्रॉपर इसी के साथ निकाल करके अपने को कंपेयर करना है। So this is basically minus mod of P mod of E cos theta. And now whatever this number is coming, we need to take care of it. Okay, so एक तो ये डाइपोल वाला स्टोरी है, ये दो स्लाइड्स में जो हम लोगों ने पढ़ा, रिवाइज किया। You can expect one question on this concept, electric dipole। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम लोग जो बात कर सकते हैं वो अभी एक गॉस लॉ है, उसके बारे में। इसको भी हम लोगों ने ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, रिवीजन में शायद नहीं किया था हम लोगों ने। गॉस लॉ बहुत पावरफुल लॉ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर के वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस गॉस लॉ। उसमें पहले अपने को फ्लक्स पढ़ना होता है कि फ्लक्स क्या होता है, और उससे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सो उन पॉइंट्स को अगर हम एक एक करके रिकॉल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are imaginary or virtual lines that give pictorial representation of the field present in a particular space। तो किसी स्पेस में जो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने को दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अगर हम इमेजिनरी लाइंस बना करके उसको इमेजिन करने की कोशिश करें तो कैसी लाइंस दिखती हैं, कैसी फील्ड दिखेगी पिक्चर वाइज, उसी को हम लाइंस के फॉर्म में जब ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और जैसा आपने देखा कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, तो प्लस क्यू चार्ज की जो फील्ड लाइंस आएंगी कुछ ऐसी आती हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये सिमेट्रिकली ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और रेडियली आउटवर्ड टाइप की बनती हुई नजर आ जाएगी ऐसा। अपने को सबको बराबर बनाने का, क्योंकि वो सिमेट्रिकल रहता है। सो सम सॉर्ट ऑफ दिस वी कैन थिंक ऑफ। नेगेटिव होता है तो टू वर्ड्स हो जाता है, बहुत सारे होते हैं तो फिर फील्ड का स्पेस बताता, स्पेस में बताता। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं? किसी पॉइंट पर अपने को फील्ड लाइन पता है तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइन पर, और एरो की डायरेक्शन उसको हम बना देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। So by using electric field lines, we can say what the direction of electric field at any point is. So basically वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन के बारे में। So यहाँ से डायरेक्शन मिल जाता है। फिर हम दो पॉइंट ले सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर एक एरिया बनाया, यहाँ पर एक यूनिट एरिया बनाया। हम काउंट कर सकते हैं कितनी फील्ड लाइन डेंसिटीज है। तो जहाँ पर फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा होंगी, दैट मीन्स फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है, तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करा सकते हैं। तो हम बोलेंगे फील्ड का मैग्नीट्यूड एट वन पॉइंट इज गोइंग टू बी मोर एज कंपेयर टू टू। ये सिंपल केस है। अब कॉम्प्लिकेटेड केस में भी यही करोगे, जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहाँ पर रेयर होंगी वो कम होगा। और यहाँ पर तो ऑब्वियस है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। हम कंपेयर भी कर सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने बात किए थे कि जो फील्ड लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो रिजल्टेंट डायरेक्शंस नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा होता है। मोर ओवर वी आल्सो टॉक्ड लाइक कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सर्कुलर क्लोज फॉर्म में नहीं रहती इलेक्ट्रोस्टैटिक की, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है, नेगेटिव चार्ज पे जा रही होती है, टर्मिनेट हो रही होती है, कंटिन्यूअस होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हीं फील्ड लाइंस को काउंट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए, अमाउंट को मेजर करने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स tries to give us the idea how many field lines are passing through a given surface. So E dot ds करते हैं हम लोग।
सो अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में बात करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, सरफेस दिया हो, जैसे ये चार्ज था और कोई बोलता कि यहाँ पर हमने एक सरफेस ऐसा कंसीडर किया, मे बी लाइक दिस, और यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस को क्रॉस करके निकल रहे हैं, तो कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा ये बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर ds लेंगे, फील्ड लिखेंगे, डॉट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। व्हाट गॉस सेड, गॉस ने कहा कि अगर हम यही फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं किसी इनक्लोज्ड सरफेस से, ये जब लगा दिया इसका मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इसकी लिमिट्स हैं क्लोज सरफेस, व्हाटएवर द सरफेस इज इट्स कंप्लीटली क्लोज्ड। इसकी जो वैल्यू आती है वो चार्ज इनक्लोज्ड, इनसाइड कितना चार्ज रिसाइड कर रहा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। सो दैट्स कॉल्ड गॉस लॉ, दैट्स अ फ्लक्स, दैट्स अ फील्ड लाइंस। और इसके बेसिस पर हम लोग बात कर पाते हैं कि कितना फ्लक्स पास करेगा। गॉस लॉ को यूज करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं जल्दी से, फील्ड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और आपसे वेरियस सरफेस से चार्ज फ्लक्स पूछेगा कि कैसा फ्लक्स पास हो रहा बताइए। सो सिंपलेस्ट केस के लिए ऐसा बोल सकता है कि लेट्स अपने पास ये स्फीयर है और स्फेरिकल सरफेस है और अपने एक चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो हम देखेंगे फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, जब फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर आ रही होती हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि ds लेने का आइडिया क्या होता है, ds इज टेकन ऑन द सरफेस एंड इज आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ये ds की डायरेक्शन है। तो अगर e की डायरेक्शन भी ds की डायरेक्शन में आएगी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर e की डायरेक्शन अंदर हो गई तो निगेटिव हो जाएगा। सो इसमें कितना फ्लक्स पास करेगा हम E डॉट ds से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम E डॉट ds से चाहेंगे, क्योंकि ये स्फीयर है कंप्लीटली क्लोज्ड है, तो ऐसा करना पड़ेगा, फिर गॉस लॉ से जा सकते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि ये आंसर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव आएगा। फिर अगर आप सोचो कि ये चार्ज को यहाँ से हटा करके यहाँ पे रख दिया जाए तो कितना फ्लक्स जाएगा, तभी भी उतनी ही फील्ड लाइंस जाएंगी जितना पहले जा रही थी, क्योंकि अभी भी वो अंदर है, तभी यही फ्लक्स आएगा। सो नो मैटर कहाँ पर आप चार्ज रखते हो, फील्ड लाइंस हमारी सेम काउंट होंगी, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू सेम रहने वाली है। फिर ऐसा बोलेगा कि अगर हमने एक चार्ज यहाँ पर और रख दिया -q, तो क्या इसके फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, तो आप बोलोगे -q की वजह से जो फील्ड लाइंस आएंगी वो ऐसा आ रही होंगी, तो इसमें पहले एंट्री मार रही होंगी और फिर एग्जिट हो रही होंगी। जब किसी सरफेस में फ्लक्स जा रहा होता है तो नेगेटिव होता है, जब किसी सरफेस से बाहर आ रहा हो तो पॉजिटिव होता है, दोनों का सम कैसा आ जाएगा, 0। सो बाहर का चार्ज जो है वो अफेक्ट नहीं करता है किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसके बारे में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो E है वो किसकी वजह से होती है, बाहर वाले चार्ज अंदर वाले चार्ज दोनों चार्ज की वजह से, तो आप बोलोगे दोनों चार्ज की वजह से। और चार्ज कौन सा लिखते हैं राइट हैंड साइड में, ओनली इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला नहीं लिखा जाता, बल्कि फील्ड जो आएगी वो सभी चार्ज की वजह से आती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वी हैड अ लॉट मोर एग्जांपल्स कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर कुछ केसेस में आपको रिकॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा बोला होगा कि अगर अपने पास लेट्स से कि एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा गया है, तो किसी फेस से कितना पास करेगा। तो अगर हमने सेंटर पे चार्ज रखा है तो टोटल फ्लक्स सभी फेसेस को मिला करके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। किसी एक फेस से कितना जा रहा होगा, तो सब कितने फेसेस होते हैं, वी नीड टू काउंट देम, दे आर 6 फेसेस, यू कैन काउंट 4 ऑन दिस राउंड और 2 अपसाइड एंड डाउनसाइड। सो Q/6 आएगा एक फेस से, दो फेसेस से कितना आएगा 2Q/6, इस तरह से बात कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था कि अगर किसी कॉर्नर पे रखते हैं तो इस बॉडी से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो देन यू रिमेम्बर कि हमने इसको 8 क्यूब्स बना करके याद किया था या समझा था ऐसा, और उस पर ये पाया था कि इसके ऊपर भी क्यूब्स रख देंगे तो इस बड़े क्यूब का सेंटर हो जाएगा, और सिंस ये बड़े क्यूब का सेंटर होगा तो उस तरह हमको 8 क्यूब्स लग रहे होते हैं और सब में बराबर बराबर जाएगा, तो इस पूरे क्यूब से कितना जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/8 पार्ट। देन आपसे ये पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में टॉप सरफेस से कितना जाएगा। देन यू कैन थिंक ऑफ किसकी जो फील्ड लाइन से सरफेस से जाएगी, ds ऊपर जाएगा 90 डिग्री आएगा, E डॉट ds 0 हो जाएगा, इस वाले सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, इस वाले फ्लक्स सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसके बैक साइड वाले सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन इस वाले से कितना जाएगा। अगेन आपने देखा तो 1/8 तो टोटल से जा रहा है, लेकिन हमारे पास 3 सरफेस है, एक तो ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, तीनों मिला करके इसको 1/8 बना रहे होंगे, तो
इनका ईच का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 1/8 1/24 हो जाएगा. I'm just recalling this kind of examples we had there, right? So इसके बाद इसको थोड़ा सा बाहर रखा था, फिर पूछा गया कि टोटल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा. देन यू से कि 0. वाई? क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है, 0. लेकिन इससे जब इसको कॉर्नर पे रखा था तब 0 मैंने नहीं बोला था. क्यों? क्योंकि इसको हम गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हैं. तो गॉसियन सरफेस हम किसको नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर चार्ज लाई कर रहा होता है. लेकिन अगर ये जस्ट बार हो गया तो फिर हम क्यूब को गॉसियन सरफेस ले सकते हैं और टोटल चार्ज इनक्लोज हमारा 0 होगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा. देन यू विल फाइंड कि इस टॉप सरफेस से, इस सरफेस से और बैक सरफेस से जो है फ्लक्स 0 नहीं जाएगा, तो उससे फ्लक्स इनसाइड जाएगा, फिर इससे बाहर आएगा. और सिंस टोटल फ्लक्स 0 है तो जितना इनसाइड जा रहा होगा उतना ही आउटसाइड आ रहा होगा. टोटल में 3 सरफेस से इनसाइड जा रहा है, 3 से आउटसाइड आ रहा है. इसको हर सरफेस, जिससे एक सरफेस से जितना एंटर करेगा दूसरे सरफेस उतना बाहर निकलेगा. और बाहर कितना जा रहा होगा, 8 क्यूब के अरेंजमेंट से हम बोलेंगे कि इससे जो आ रहा है वो Q/24 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. तो अंदर कितना जा रहा होगा सभी से, Q/24 एप्सिलॉन नॉट. अंदर जा रहा होगा माइनस का होगा, जो बाहर जा रहा होगा वो प्लस का होगा. फिर एक केस किया था इसके, जब इनसाइड रख देते हो आप चार्ज को तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्यूब से Q/एप्सिलॉन नॉट. सभी फेसेस से कितना जाएगा, तो इस वाले फेस से जो बाहर वाले फेसेस हैं, अगेन बड़ा क्यूब देख करके देखोगे तो Q/एप्सिलॉन नॉट 24 टाइम्स रहा होगा. तो पॉइंट इज कि Q/24 एप्सिलॉन नॉट जो रहता है ना, वो इन बाहर वाले फेसेस से हमेशा रहता है. अगर इसके उस कॉर्नर पे रखो, जस्ट आउटसाइड, जस्ट इनसाइड रखो, तब भी. और उसके बेसिस पे हम बाकी के बता देते हैं, क्योंकि हमको टोटल पता चल गया है. तो ये जो टॉप है, ये फेस है, बैक साइड है, ये आइडेंटिकल रहे होंगे. तो ये 3 से कितना निकला ये पता कर लेते हैं, तो बाकी इन तीनों से निकला होगा वो भी पता चल जाता है. तो 7/24 Q/एप्सिलॉन नॉट आता है. तो यही 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो सरफेस कॉर्नर पे रखेगा, या जस्ट आउटसाइड रखेगा, या जस्ट इनसाइड रखेगा. तीनों केसेस में अपने को आंसर्स देने की आइडियाज होने चाहिए कि किस तरह से हम दे सकते हैं. मिड पर रखेगा तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, हम बता सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको याद हो तो ये भी काफी पॉपुलर एग्जांपल है, वी डिड एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए कि लेट्स से ये आपके पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया Q सेंटर पे. तो इसके फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, टोटल कितना फ्लक्स जाएगा, हम बता सकते हैं. तो फ्लैट सरफेस पे देखोगे तो फील्ड लाइंस होगी, सरफेस पे लाई करेंगे, ds ऊपर आएगा तो डॉट प्रोडक्ट होकर के 0 आ जाएगा. तो सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स 0 जाएगा. कर्व सरफेस से कितना जाएगा, उसके लिए आप पूरा बना लो और देखो कि टोटल कितना जाना था, Q/एप्सिलॉन नॉट. तो हाफ से कितना जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट. इसका 0 आ गया, इसका Q/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, दोनों को ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा. फिर आपसे बोलेगा इसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया, देन व्हाट हैपेंस, तो आप बोलोगे फील्ड लाइंस पहले से एंट्री मारेंगे फिर इधर जाएंगे. इसका टोटल फ्लक्स अभी भी अब टोटल फ्लक्स 0 होगा. बाहर से कितना जा रहा है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंप्लीट कर लोगे. तो अंदर कितना और होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिवली. सिमिलरली बोलेगा जस्ट इनसाइड कर दिया गया, देन व्हाट, देन यू से कि टोटल आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट. देन यू कैन टेक इस अ गॉसियन सरफेस, और इससे जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कितना जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट. बता सकते हैं. तो एक बार में से बाहर जा रहा है, कई बार इसके अंदर भी आता है, कई बार इसको 0 होता है, तो इसका बदलता रहता है, इसका वही रहता है. सो ये भी एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने लिए. और भी हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस किए थे, उनको आपको रिकॉल करना है. यहाँ पर एक सॉलिड एंगल का भी कॉन्सेप्ट आया था. सॉलिड एंगल, इसको हम ओमेगा से लिख सकते हैं, एंड दैट कम्स आउट टू बी ट्वाइस पाई 1 माइनस कॉस अल्फा और कॉस थीटा टाइप ऑफ स्टोरी. इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब कोनिकल अरेंजमेंट मिलता है, जैसे कि ये सर्कुलर सरफेस है और यहाँ से अपने को ये इसकी बाउंड्रीज पता है, दैट्स कोन, ये एंगल अल्फा है. सो ये टोटल एंगल 3 डायमेंशनल एंगल सॉलिड होगा. सॉलिड एंगल प्लेन एंगल से लिंक्ड होता है, और वो इस केस के लिए होता है जब हमारे पास सर्कुलर सरफेस होता है. तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा.
अब इसको कैसे पूछ सकता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप मैं यहीं पे बना देता हूँ। लेट से आपसे ऐसा बोलता है कि अपने पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया, बताइए कितना फ्लक्स पास करेगा टोटल से, तो हम बता देते हैं। फिर बोलेगा टोटल से नहीं बताइए, हाफ से बताइए, तो ये जो ऊपर वाला बना हुआ है वो हाफ से बता देते हैं। फिर बोलेगा नहीं हाफ से भी मत बताइए, टोटल से भी मत बताइए, इसको कुछ ऐसे चॉप किया गया है, दैट मीन्स कहीं और से कट किया गया है, नाइदर एग्जैक्टली मेड और कुछ ऐसा है। या फिर ऐसा बोल सकता है कि इसके ऊपर जो कैप बच रहा था, ऐसा एक कैप बचा होगा, तो उससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा वो पूछ सकता है कि कैप से बताइए। तो आइदर कैप और इससे किसी एक से भी निकालने की हमसे बात कर सकता है। उसके लिए ये जरूर बताएगा कि आपने इसको कट कहाँ से किया है, तो ये एच जरूर बताएगा, और आर अपने को ये पता रहेगा। आप इसको यहाँ से भी ज्वाइन करा दोगे तो आप देखोगे कि ये कोन बन गया, और इस एंगल को, हाफ एंगल को अल्फा बोल सकता हूँ। सो यू विल फाइंड कि ये अल्फा हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से cos अल्फा अपने को पता चल रहा है, cos अल्फा की वैल्यू h/r आ रही है। तो पॉइंट इसके अपने को ये सॉलिड एंगल पता चल जाएगा। और इस वाले सर्कुलर सरफेस से जितना फ्लक्स जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होंगी, इधर से जा रही होंगी, इधर से जा रही होंगी, इधर से जा रही होंगी, कुछ इधर से जा रही होंगी, जितना जो सर्कुलर सरफेस से जा रही होंगी वही इस कैप से निकलेंगी। तो कैप का आंसर वही आएगा जो सर्कुलर सरफेस से आएगा। अगर आपसे पूछता है कि इस बाकी से कितना आएगा, तो टोटल हम जानते हैं Q/ε0, उसमें से ये हटा देंगे तो बाकी वाला भी निकल के आ जाएगा। तो ये कैप का अगर अपने को फ्लक्स निकालना होगा तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कैप से वही फ्लक्स जाएगा जो इस वाले पार्ट से अंदर आ रहा होगा। दैट मीन्स सॉलिड एंगल से, सॉलिड एंगल से कैसे निकालते हैं, सॉलिड एंगल डिवाइड बाई 4 पाई इंटू Q/ε0, दस आइडिया। तो सॉलिड एंगल अपॉन 4 पाई, भाई 4 पाई से डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसा बोला था कि टोटल सॉलिड एंगल होता है, टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, उसमें से इतना सॉलिड एंगल कितना जा रहा है, ओमेगा। सो अगर टोटल से जाता है Q/ε0, तो एक सॉलिड एंगल से जाएगा Q/ε0 डिवाइड बाई 1/4, और 1/4 कह सकते हैं, और ओमेगा से कितना जाएगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैंडी हो जाता है जब कभी अपने को सर्कुलर सरफेस पता हो, पॉइंट चार्ज पता हो, पॉइंट चार्ज वर्टेक्स पे रखा हो, तो उतने सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा वो हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ cos अल्फा की जगह h/r रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे सॉलिड एंगल की, सिंपलीफाई करेंगे तो अपने को एक आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेगमेंट व्हिच वी टॉक्ड अबाउट। इसके अलावा और भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, एक कोन रखा हुआ था और फील्ड लाइंस आ रहे थे, ये एग्जाम में आ भी चुका है। लेट्स कंसीडर एज अ लास्ट एग्जांपल सम सॉर्ट ऑफ दिस, कि ये कोनिकल अरेंजमेंट था, maybe some sort of this, and there are field lines running like this, uniform field lines, और आपसे पूछता है कि बताइए कितना फ्लक्स जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इसकी हाइट h है, इसकी रेडियस r है। सो कितना फ्लक्स पास करेगा कौन से, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि जो इन कर रहा होगा वो आउट जा रहा होगा। फिर आपसे बोलेगा कितना इन कर रहा है वो बताइए, तो इन करने के लिए आप देखोगे एक कर्व्ड सरफेस होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे एक ट्राइंगल चॉप किया था, तो इस तरह से एक ट्राइंगल आया। इस ट्राइंगल जो भी फील्ड लाइन एंटर करेगी वो ट्राइंगल से जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, तो इंटर जाने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू ट्राइंगल से जाने वाला फ्लक्स। एक खास बात हो जाएगी कि इसका परपेंडिकुलर की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल रहेगी। तो जो इन करने वाला फ्लक्स है उस फ्लक्स की हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ई इंटू एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का, और ट्राइंगल का एरिया कितना जाएगा, हाफ बेस, बेस इज गोइंग टू बी 2r क्योंकि ये डायमीटर बनेगा, और हाइट h, सो ई आर एच के बराबर आ जाएगा। इतना फ्लक्स इन कर रहा होगा, इतना ही फ्लक्स आउट कर रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, 0। ये तभी जब यूनिफॉर्म होगा। कोई और भी अरेंजमेंट देता है तो देन वी नीड टू डिसाइड कि कोई ऐसा सरफेस हम पता कर सकते हैं कि जिसका हमको कैलकुलेट करना है, उससे अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो किसी इजी सरफेस से निकाल लेंगे, अगर सेम फ्लक्स लिंक है टुगेदर देन। बट जेई नीट के लिए आई विल से कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड
जितना आइडियाज हमारे पास हैं अगर इनको हम यूज कर पाते हैं सो वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको शीट मिला है उसको आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद अपने को कंडक्टर कैपेसिटर पढ़ना है। सो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा आपके लिए। सो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना बताया गया है इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट 2 या 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन फ्लक्स पर, एक क्वेश्चन रफली डाइपोल पर, और एक क्वेश्चन बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन पे लाइक फील्ड, पोटेंशियल ग्राफ और जो भी रिलेटेड है उससे, कूलम्स लॉ एंड ऑल दैट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो कोई कंसर्न, क्वेरी और क्लैरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट हो तो आप पूछ लीजिए, और एल्स वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट डे। टुमारो वी वोंट डिस्कस द शीट, रादर वी विल गोइंग अहेड। और अगर कैपेसिटर और कंडक्टर हम लोग कर पाएंगे तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर लेंगे। Will that be okay? Yes, sir. Okay, then thank you all.